Assalamu alaikum students. This is our lecture number 4. We are studying unit number 3 dynamics, and today we will discuss the topics of acceleration and Newton's second law of motion. Before moving towards our topic of Newton's second law of motion, it is important to revise the concept of acceleration from chapter number 2. Acceleration can be defined as change in velocity. किसी भी बॉडी की मूव करते हुए जो वेलोसिटी होती है, अगर उसमें चेंज आए तो हम कहते हैं कि दिस बॉडी इज़ एक्सेलरेटिंग। ये चेंज इन वेलोसिटी तीन तरीके से आ सकती है। इट कैन बी चेंज इन स्पीड, ये हो सकता है कि बॉडी की स्पीड ज़्यादा या कम हो रही हो तो भी वो एक्सेलरेट कर रही है, या उसकी स्पीड सेम है लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तब भी हम कह सकते हैं कि उस बॉडी में एक्सेलरेशन है। या फिर इन द थर्ड केस बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द बॉडी इज़ चेंजिंग एट द सेम टाइम। इस केस में भी हम कहेंगे कि बॉडी जो है वो एक्सेलरेट कर रही है, उसमें एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। मैथमेटिकली वी कैन राइट एक्सेलरेशन एज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है कि किसी बॉडी की स्पीड चेंज हुई है। अगर कोई बॉडी इनिशियली 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही थी और कुछ देर के बाद या 10 मिनट्स के बाद हम कह सकते हैं उसकी स्पीड अगर 40 किलोमीटर पर आवर हो गई है, तो हम इनिशियल वैल्यू में 20 पुट करेंगे, फाइनल वैल्यू में हम 40 पुट करेंगे और टाइम हम लिखेंगे 10 मिनट्स, और फिर हम इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करके t से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। इन दिस इक्वेशन Vf विल बी 40 किलोमीटर पर आवर, Vi will be 20 km per hour and t will be 10 minutes, and we will have a value of acceleration. The units of acceleration are meter per second square. In this picture we can see that a child is running और उसकी स्पीड जो है वो भागते भागते तेज़ हो रही है। Now this child is saying that I am accelerating because speeding up. क्योंकि यहाँ पे इस बच्चे की स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड इंक्रीज़ हो रही है, इट मीन्स कि चेंज इन स्पीड विल कॉज चेंज इन वेलोसिटी, एंड चेंज इन वेलोसिटी इज़ बेसिकली एक्सेलरेशन। नाउ कम टू केस नंबर 2। यहाँ पे इस बच्चे की स्पीड कम हो रही है। स्पीड कम हो या ज़्यादा हो, अगर स्पीड में चेंज आ रही है इट मीन्स एक्सेलरेशन इज़ प्रेजेंट इन दिस चाइल्ड। नाउ इन थर्ड केस स्पीड चेंज नहीं हो रही, बट ये जो B है जो मूव कर रही है इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, एंड वी नो दैट चेंज इन डायरेक्शन में ऑल्सो कॉज एक्सेलरेशन इन द बॉडी। तो इस केस में भी B में एक्सेलरेशन प्रेजेंट है बिकॉज इट इज़ चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एट एवरी मोमेंट। अब एक्सेलरेशन का फोर्स से क्या ताल्लुक़ है? ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जितनी ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतना ही बॉडी की स्पीड में ज़्यादा चेंज आएगी। इन फर्स्ट केस यहाँ पे फोर्स ज़्यादा लग रही है, बॉल्स दोनों सेम है, लेकिन पहली सिचुएशन में हम ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो रही है। अगर स्पीड इंक्रीज़ हो रही है इट मीन्स इट इज़ एक्सेलरेटिंग। दूसरे केस में भी हमारे पास वही बॉल है लेकिन हम उस पर फोर्स थोड़ी कम लगा रहे हैं, स्पीड इसमें भी इंक्रीज़ हो रही है लेकिन इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रही, थोड़ी सी इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन क्योंकि स्पीड में चेंज आ रही है इट मीन्स द बॉडी इज़ एक्सेलरेटिंग। इसका मतलब है कि फोर्स और एक्सेलरेशन का आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर फोर्स बढ़ाएंगे तो चेंज इन स्पीड भी ज़्यादा होगी, अगर फोर्स कम करेंगे तो स्पीड में चेंज कम आएगी। जैसे हमने अभी देखा कि फोर्स और एक्सेलरेशन का आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। फोर्स के बढ़ाने से एक्सेलरेशन बढ़ जाती है और फोर्स के कम होने से एक्सेलरेशन कम हो जाती है। इसी तरीके से अब हम देखेंगे कि मास और एक्सेलरेशन का भी आपस में रिलेशनशिप है, लेकिन डायरेक्ट नहीं है, इनवर्स रिलेशनशिप है। अब हमने दो ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, एक स्मॉल है दैट इज़ अ पेपर बैग एंड सेकंड वन इज़ अ लार्ज ऑब्जेक्ट ऑफ कार। दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हमने एक ही जितनी फोर्स लगाई है और हम देखना चाह रहे हैं कि फोर्स अगर सेम हो तो मास के चेंज होने से क्या एक्सेलरेशन बदलती है। ये हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि अगर हम छोटी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो तेज़ी से उसकी स्पीड इंक्रीज़ होगी, लेकिन हम उतनी ही फोर्स अगर बड़ी चीज़ पे लगाएंगे तो उसकी स्पीड इंक्रीज़ उतनी तेज़ी से नहीं होगी जितने छोटे ऑब्जेक्ट की हुई थी। इसका मतलब है कि जितना मास स्मॉल है उसमें एक्सेलरेशन उतनी ही ज़्यादा है, वो तेज़ी से स्पीड अप हो रही है, और जितना मास ज़्यादा है उतनी ही उसमें एक्सेलरेशन कम है, उसकी स्पीड इंक्रीज़ होने में टाइम ज़्यादा लग रहा है।
सो मैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। मैस ज़्यादा होगा, एक्सेलरेशन कम होगी। मैस कम होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। Now we know that acceleration depends on two factors. Number one, acceleration depends on force applied. Number two, acceleration depends on mass of the body. किसी भी बॉडी में कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है ये डिपेंड करती है कि हम उस पर कितनी फोर्स लगा रहे हैं और उस बॉडी का मास कितना ज़्यादा या कितना कम है। Now we move towards the statement of Newton's second law of motion. Newton's second law of motion can be stated as that when a net force acts on a body, यानी कि बॉडी के ऊपर जब कोई नेट फोर्स लग रही है, it produces acceleration. तो फोर्स की वजह से उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी और ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है ये उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं। अगर हम फोर्स आगे की तरफ लगा रहे हैं तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी, या हम कह सकते हैं कि उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर हम फोर्स रिवर्स डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि उस बॉडी की स्पीड डिक्रीज़ हो जाएगी। The next part of this statement is that the magnitude of this acceleration is directly proportional to the net force acting on the body. जितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है ये डिपेंड करती है कि हम उसके ऊपर कितनी फोर्स लगा रहे हैं। जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। नाउ कम टू थर्ड पार्ट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, that acceleration is inversely proportional to its mass. mass का और acceleration का inverse relationship है, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले भी दिखाया है पिक्चर में कि जितनी बॉडी का mass कम होगा उतनी ही acceleration उसमें ज़्यादा होगी और जितना ऑब्जेक्ट का mass ज़्यादा होगा उतनी ही acceleration उसमें कम प्रोड्यूस होगी। मैथमेटिकली हम इस लॉ को ऐसे लिख सकते हैं कि जो साइन आप बीच में देख रहे हैं दैट इज़ द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसका मतलब ये है कि ए अगर बढ़ेगा तो साथ में एफ भी बढ़ेगा, या फोर्स अगर बढ़ रही है तो साथ में एक्सेलरेशन भी बढ़ रही है। इसी लॉ से हमें पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन और मास का इन्वर्स रिलेशनशिप है, इनका क्रॉस रिलेशनशिप है। अगर मास जो है वो ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगी, अगर मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। ये दोनों बीच में प्रोपोर्शनैलिटी के साइन के साथ हम इनको इंटरलेट करेंगे। अब क्योंकि a इज़ प्रोपोर्शनल टू f एंड a इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/m, तो हम इन पहली दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके लिख सकते हैं a इज़ प्रोपोर्शनल टू f/m। सिर्फ इस इक्वेशन से ही हमें पता चल रहा है कि a और f का डायरेक्ट रिलेशनशिप है और a और m का इन्वर्स रिलेशनशिप है। अब इसके बाद हम इसी इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं। m को इस तरफ जाके मल्टीप्लाई किया है तो दिस विल बी इक्वल टू f इज़ प्रोपोर्शनल टू ma। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को इक्वलिटी के साइन में चेंज किया जा सकता है। अभी तक हमने पढ़ा था कि फोर्स और मास का, फोर्स और एक्सेलरेशन का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यानी कि इन दोनों के, ये दोनों एक दूसरे के साथ इंक्रीज़ होती हैं। अगर फोर्स इंक्रीज़ हो रही है तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज़ हो रही है। अब हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को इक्वलिटी के साइन में कैसे चेंज करेंगे? साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्वलिटी आफ्टर एडिंग अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। हमने पढ़ा था कि f इज़ प्रोपोर्शनल टू ma। अब हमने प्रोपोर्शनैलिटी का जब साइन हटाया है तो हमने उसकी जगह एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा दिया है और इसको हमने वो साइन हटा के इक्वल टू में चेंज कर दिया है। तो अब हम बजाय इसके कि हम लिखें f इज़ प्रोपोर्शनल टू ma, हम लिखेंगे f इज़ इक्वल टू kma। ये k प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है। हमारे केस में इसकी जो वैल्यू ऑफ k है न्यूटन सेकंड लॉ में इसकी वैल्यू 1 है। तो जब हम 1 पुट करेंगे इसमें तो हमारा f इज़ इक्वल टू kma वाली जो रिलेशनशिप है वो बन जाएगा f इज़ इक्वल टू ma एंड f इज़ इक्वल टू ma इज़ द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इस इक्वेशन में f जो है वो फोर्स है कि हम कितनी फोर्स लगा रहे हैं बॉडी पर, m उस बॉडी का मास है और a शो कर रहा है कि उस बॉडी में कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है।
ए शो कर रहा है कि इस बॉडी की स्पीड में कितनी चेंज आ रही है। यूनिट्स ऑफ फोर्स आर न्यूटन्स। We have just studied that Newton's second law of motion can mathematically be written as F is equal to ma, where F is force, m is mass of the body and a is the acceleration produced in the body. अब अगर हम इस इक्वेशन में बजाय F is equal to ma लिखने के हर एक की जगह उसके यूनिट्स पुट कर दें तो हम यहाँ से 1 न्यूटन को डिफाइन कर सकते हैं। सो वी कैन राइट F एज 1 न्यूटन, क्योंकि फोर्स के यूनिट न्यूटन होते हैं, मैस के यूनिट्स जो हैं वो किलोग्राम हैं, और एक्सेलरेशन के जो यूनिट्स हैं वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हैं। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन डिफाइन 1 न्यूटन। 1 न्यूटन इज द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए मास ऑफ 1 kg, यानी कि 1 kg मास में हम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर हम उसके ऊपर 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करेंगे। योर होमवर्क असाइनमेंट इज रीडिंग पेज नंबर 60, रिवाइज कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन फ्रॉम यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स एंड डू एग्जाम्पल्स नंबर 3.1 and 3.2 एज अ होमवर्क।